न्यूज मेरे रोशनी सिंह के साथ। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। वरिष्ठ नागरिक मंच का 25वें स्थापना दिवस समारोह संपन्न। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित। ऑटो नहीं चलने से ग्राहक भी परेशान, हड़ताल से यात्रियों को हो रही परेशानी। ट्रकों के साथ ही बस और ऑटो चालकों ने भी खड़े किए वाहन। 2 माह में 2,26,041 यात्रियों ने किया यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग। रेलवे को 45 लाख का मिला राजस्व। मंदिरों में मत्था टेक कर किया गया नव वर्ष का स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष 2024 के तहत सोमवार से नववर्ष की शुरुआत हुई है। नववर्ष के पहले दिन जहां जगह जगह धार्मिक आयोजन किए गए, तो वहीं अधिकांश लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजन अर्चन कर अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत की। इसके अलावा कुछ लोग पर्यटन क्षेत्र तवा डैम और चूरना भी पहुंचे थे। नववर्ष की खुशियां शहर में हर्षोल्लास से मनाई गई। नववर्ष 2024 के सुबह की शुरुआत सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार के साथ हुई। नववर्ष की स्वागत में सुबह से ही लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी। मालवीगंज स्थित श्री बूढ़ी माता मंदिर में सैकड़ों लोगों ने आदिशक्ति की आराधना करके दिन की शुरुआत की। इसी प्रकार कई लोग तिलक सिंदूर धाम पहुंचे। इसके अलावा तवा डैम में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना मढ़ई में जंगल सफारी करने के लिए बड़ी संख्या में परिवार पहुंचे थे। इसी प्रकार सतपुड़ा पर्वत पर स्थित शरददेव और 11 मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की। अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में नगर के स्वप्नेश्वर धाम मंदिर में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वप्नेश्वर धाम मंदिर समिति द्वारा 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भव्य धार्मिक कार्यक्रम के तहत पहले दिन रात्रि 8 बजे से 8:30 बजे तक महाआरती की गई। इसके पश्चात 8:30 से 9 बजे तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं 9 से 10:30 बजे तक श्री राम धुन के साथ ही भजनों की संगीतमय प्रस्तुति श्री सावरे जागरण ग्रुप नर्मदापुरम के गायक सूरज राजपूत और टीम द्वारा दी गई। वहीं 1 जनवरी को मंदिर परिसर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए और रात्रि 8 बजे महाआरती पंडित अविनाश मिश्रा और श्रद्धालुओं द्वारा की गई। इसके पश्चात 56 भोग महाप्रसाद का भोग हनुमान जी को भक्ति भाव से लगाया गया। इसके बाद विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु भक्तजनों द्वारा महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। केंद्र के नए कानून का विरोध, सैकड़ों ट्रकों, बसों और ऑटो रिक्शा के भी पहिए थम गए हैं। हालांकि कुछ ऑटो चालक, लोडिंग वाहन के चालक हड़ताल में शामिल नहीं रहे, लेकिन ज्यादातर हड़ताल में शामिल होने से बसों में सफर करने वाले यात्री, ऑटो से बाजार और आसपास के गांवों को सफर करने वाले यात्री खासे परेशान रहे। बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में बसें खड़ी रही, तो वहीं रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो चालकों ने भी हड़ताल का समर्थन किया। बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में बसें खड़ी रही, तो रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो चालकों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया। केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ सोमवार को सुबह से ही शहर सहित जिले के हजारों वाहनों के पहिए थमे रहे। माल गोदाम में ट्रकों को खड़ा करके ट्रक ड्राइवरों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। मोटर मालिक भी इनके समर्थन में है। सिर्फ 1 दिन की हड़ताल से ही करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बस स्टैंड पर भी बसें खड़ी करके ड्राइवर हड़ताल में शामिल हो गए। ड्राइवरों के आह्वान पर ऑटो चालक भी इसमें शामिल हो गए। हालांकि कुछ ऑटो चालक और लोडिंग ऑटो, छोटे ट्रक हड़ताल में शामिल नहीं होने से आंशिक राहत रही है, लेकिन आसपास के ग्रामीण परेशान रहे। ड्राइवरों की हड़ताल से गुर्रा, दमदम, सोनतलाई, बिछुआ, पाहनवर्री, रामपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नयायार्ड, तरोंदा, बाबई खुर्द, पीपल ढाना, जमानी, तीखड़, धुरपन, भीलाखेड़ी, बीसा रोड़ा, पांचरा कला सहित आसपास के दर्जनों गांव के लोग परेशान रहे। यहां चलने वाले अधिकांश ऑटो चालक हड़ताल के समर्थन में रहे। बस स्टैंड पर बस से इटारसी, केसला, सुक्तावा, नर्मदापुरम, पवारखेड़ा आदि के लिए अप डाउन करने वाले नौकरी पेशा लोगों ने या तो बाइक का सहारा लिया या फिर जहां ट्रेन रूट है वहां ट्रेन से गए।
माल गोदाम में अनेक ड्राइवरों ने अपने ट्रक खड़े कर दिए थे। होशंगाबाद के ट्रक चालक का कहना है कि केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हड़ताल किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। हमें भी अपने घर का चूल्हा जलते देखना है। सरकार को भी इससे नुकसान है और गाड़ी मालिकों को भी। हमें नया कानून नहीं चाहिए, पुराना ही ठीक है। इटारसी के ट्रक ड्राइवर नंद कुमार चौरे का कहना है कि कानून का प्रावधान जीते जी मारने वाला है। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। यदि 7 लाख रुपए ही हमारे पास होते तो हम ड्राइवरी क्यों करते? ट्रक ड्राइवरी भी मजदूरी में ही आती है। एक मजदूर के पास इतना पैसा होता है तो वह अपना ही कोई धंधा नहीं कर लेता। ट्रक चालकों का कहना है कि सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा तो मिलती नहीं, न पार्किंग की बंदोबस्त, न ही अन्य कोई सुविधा। कोरोना काल में हमने बहुत मेहनत की और सरकार का साथ दिया, बदले में सरकार हमें यह कानून दे रही है। ट्रक ओनर अजय मिश्रा ने कहा कि ट्रक ओनर भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। इटारसी में 350 से अधिक बड़ी गाड़ियां हैं, 50 से अधिक ट्रांसपोर्टर और सैकड़ों गाड़ी मालिक हैं। हड़ताल से एक दिन में केवल इटारसी में ही 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। एक ड्राइवर को अधिकतम 10,000 रुपये मिलते हैं, वह किसी तरह से घर का खर्च चलाता है। 7 लाख रुपए का जुर्माना तो उसकी ज़िंदगी ही खत्म कर देगा। श्री मिश्रा का कहना है कि एक्सीडेंट के वक्त सबसे पहले गलती देखी जानी चाहिए। अभी तो शराब के नशे में कोई बाइक चालक ट्रक के नीचे आ जाता है तो ट्रक मालिक ही दोषी माना जाता है। यह कानून तो ठीक नहीं है। नए कानून में तो पुलिस भी जेल का डर दिखाकर पैसे मांगेगी। इससे तो भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा और ट्रक ड्राइवर निर्दोष भी होगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इससे इसका परिवार प्रभावित होगा। ड्राइवर को इस पर गौर करके नए कानून की समीक्षा करके बदलाव किया जाना चाहिए। ट्रक चालकों के एक समूह ने ओवरब्रिज पर नए कानून के विरोध में और ट्रक चालकों की एकता के समर्थन में नारेबाजी की और यहां से गुजर रहे वाहन चालकों को रोककर उनको नए कानून की जानकारी देकर समर्थन मांगा। उनको बताया कि नए कानून में ड्राइवरों के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। देशव्यापी हड़ताल में भी साथ आए। कई ट्रक चालकों को ओवरब्रिज पर ही रोक लिया गया। इस दौरान छोटी गाड़ियां, ऑटो चालकों से भी उन्होंने समर्थन मांगा। इस संबंध में नवनियुक्त परिवहन मंत्री राव प्रताप सिंह ने कहा कि हड़ताल की जगह ड्राइवर्स को बात करनी चाहिए। हड़ताल समस्या का हल नहीं है, बातचीत का रास्ता खोलकर रखना चाहिए। हड़ताल करने वालों को चक्का जाम नहीं करना चाहिए। हड़ताल के कारण जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अनारक्षित टिकट यात्रियों के समय की बचत और लाइन में लगने की झंझट से निजात दिलाने के उद्देश्य वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के निर्देशन में वाणिज्य रेल कर्मियों द्वारा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए मंडल में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के परिणाम स्वरूप भोपाल रेल मंडल में गत कुछ समय में यात्रियों ने उक्त मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने टिकट बुक करवाए हैं, जिससे रेलवे को एक बड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है। अनारक्षित टिकट यात्रियों के समय की बचत और लाइन में लगने की झंझट से निजात दिलाने के उद्देश्य से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के निर्देशन में वाणिज्य रेल कर्मियों द्वारा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए मंडल में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के परिणाम स्वरूप भोपाल रेल मंडल में गत 2 माह नवंबर और दिसंबर में 2,26,041 यात्रियों के उक्त मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने टिकट बुक किए, जिससे रेलवे को 45,01,375 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। भोपाल मंडल के सभी स्टेशनों पर ऑनलाइन अनारक्षित रेल टिकट बुकिंग के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप शुरू करने का मकसद डिजिटल टिकटिंग मोड को प्रोत्साहित करना, सेल्फ टिकटिंग को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि यात्री कतारों की परेशानी का सामना किए बिना टिकट खरीद सके। शहर में सिटी पुलिस के द्वारा नए साल के जश्न पर पूरे क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई। चिन्हित स्थानों पर पुलिस द्वारा पूरी रात गश्त की गई। 31 दिसंबर को शाम ढलते ही युवाओं और बड़ी तादाद में लोगों को नए साल के जश्न के लिए मुख्य मार्गों, चौक चौराहों पर वाहनों पर आवागमन करते देखा गया। पुलिस द्वारा विशेषकर नशे की हालत में वाहन चालन करने वालों के खिलाफ समझाइश के साथ जुर्माने की कार्रवाई की गई। नीलम होटा तिराहा पर यातायात प्रभारी सुनील गावरी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नशे की हालत में कार चलाने वाले एक आरोपी के खिलाफ धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त कार को सिटी थाने में जब्त कर खड़ा करा दिया गया। इसके अलावा करीब 10 वाहन चालकों पर मौके पर कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस टीम द्वारा 4,000 रुपये का नगद जुर्माना समय शुल्क के रूप में वसूला गया।
प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई, जिसके चलते रविवार की शाम से लेकर सोमवार तक कोई भी गंभीर सड़क दुर्घटना की खबर नहीं मिली। नववर्ष के मौके पर एसटीआर के चूरना परिक्षेत्र में सैलानियों की भीड़ देखी गई, जहां दूर दूर से आए पर्यटकों ने वन्य प्राणियों के शंकरा को भी देखा। टाइगर को देखकर पर्यटक प्रफुल्लित नजर आए। नववर्ष का आनंद लेने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का आना जाना जारी है। पर्यटकों की बड़ी भीड़ के चलते चूरना एवं मढ़ई में लगभग सभी वाहन बुक हैं। नए साल के पहले दिन चूरना गेट से 13 वाहनों ने प्रवेश किया एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना जोन में पर्यटकों ने बाघ के दीदार किए एवं आनंदित हुए। काफी संख्या में आए पर्यटकों ने प्रकृति के बीच रहकर आनंद उठाया। इसी क्रम में मुंबई से आए पर्यटक भूपेंद्र डोंगरे एवं मयूर गोधा ने चूरना जोन में शंकरा नामक बाघ के दीदार किए एवं वीडियो शूट किया। अन्य पर्यटकों ने भी बाघ एवं अन्य वन्य प्राणियों को निहारा और प्रकृति के साथ नववर्ष का आनंद लिया। शंकरा बाघ केटी बाघिन के 4 शावकों में से एक है। इनमें एक मादा 3 नर, इन्हीं में एक शंकरा है, जो कि अब पूर्ण रूप से व्यस्त हो चुका है एवं अपनी टेरिटरी बना चुका है। बता दें कि कुछ साल पहले एसटीआर में गिने चुने टाइगर ही थे, लेकिन कुछ सालों से लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। बता दें कि मालिनी शर्मीली नामक बाघिन को भी दूसरे टाइगर रिजर्व से यहां लाया गया था। इसके अलावा केटी, मछली, हार्ट फेस नामक बाघिन भी है, जो समय समय पर शावकों को जन्म दे रही हैं, जिसके चलते यहां बाघों की संख्या काफ़ी अधिक हो चुकी है। एसटीआर के एसडीओ विनोद वर्मा के अनुसार एसटीआर में 60 से अधिक बाघ और 1 दर्जन से अधिक शावक हैं। बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहां पर्यटकों की भी संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की सुविधा के लिए भी एसटीआर प्रबंधन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक मंच का 25वां स्थापना दिवस साईं कृपा मैरिज गार्डन के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच अध्यक्ष मदन सिंह राजपूत ने की। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय हुआ कि अगला वर्ष मंच की स्थापना का रजत जयंती वर्ष होने के चलते आगामी दिसंबर माह में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाए एवं इस अवसर पर मंच की स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाए। इसके अलावा यह भी निर्णय हुआ कि आगामी 30 में स्वच्छता के संदर्भ में जन जागृति करने के लिए सामाजिक संगठनों एवं शालाओं के छात्र छात्राओं व नगरपालिका के सहयोग से रैली का आयोजन किया जाए। मंच अध्यक्ष मदन सिंह राजपूत ने मंच सदस्यों से अधिक सदस्य संख्या में उपस्थित होने की बात कही एवं स्थापना दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, डॉक्टर विनोद कुमार सीरिया, डॉक्टर के.एस. उप्पर, सुरेंद्र सिंह तोमर, आशा अग्रवाल, उषा चिमानिया, सीपी ठाकुर, सुषमा परमहंस, हेमंत भट्ट, सुरेंद्र रघुवंशी, सूरज सिंह सोलंकी, सुशील शर्मा, शिव कुमार चौबे, जयप्रकाश अग्रवाल, नरेंद्र कुमार पढ़ारिया, घनश्याम दास मित्तल, अरुण कुमार महतो, ए.के. शुक्ला, सुधीर गोठी, विजय मंडलोई, एन.पी. चिमानिया, जी.पी. दीक्षित, टी.आर. चोलकर, कमलेश कुमार गुप्ता, अशोक सक्सेना, विजय शंकर द्विवेदी, शिवनारायण बुधोलिया, सुनील कुमार वाजपेयी, एन.आर. अग्रवाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। संचालन मंच प्रवक्ता राजकुमार दुबे एवं आभार सचिव मोहन भाई पटेल ने माना। छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम, संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन, पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर, तुलसी चौक, इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक
जसबीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। 22 राज्यों का अनूठा संग्रह एक ही स्थान पर। शिल्प महोत्सव मेला। जी हाँ, शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में बैतूल रोड पुराने इटारसी में। यहाँ आपको उपलब्ध है घर संसार 6 रुपए से, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी। इसके साथ ही यहाँ मेले के मुख्य आकर्षण हैं सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही उत्तर प्रदेश के कारपेट एवं कीरिंग, बंगाल की साड़ियाँ, लखनऊ का लखनऊ साड़ियाँ, पानीपत के पर्दे, बेडशीट, रजाइयाँ, सोफा कवर, दीवान सेट, व्हीलचेयर, कंबल, राजस्थान की मोजड़ी, चप्पल एवं जूतियाँ, राजस्थान बीकानेर के पापड़, भुजिया, राजस्थान का अचार, मुरब्बा, चटनियाँ, बच्चे के खेल खिलौने, जाजू, एक चावल के दाने पर नाम, 22 मसालों वाली पॉपकॉर्न, दिल्ली का घर संसार, काया वर्क, बॉम्बे की फैंसी चप्पल व जूते, बालाजी फेस पाउडर, मसूली पाक, बादाम पाक, कानपुर का लेदर पर्स एवं बेल्ट, आगरा की ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी, राजस्थान का चूड़ व मुखवास, शांति निकेतन बैग, लेडीज बैग, राजस्थान सॉफ्टी, राजस्थान फैंगसुई, मेरठ उत्तर प्रदेश के खादी कुर्ते एवं शर्ट, पानीपत के हैंडलूम की चादरें, और भी अनेक ऐसी नायाब वस्तुएं जो आपका मन मोह लेंगी। तो आज ही एक बार जरूर आए। शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड पुरानी इटारसी। मेले का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी। Admissions open for nursery boys and girls and for classes KG1 to 9th and 11th only for girls. The link for registration will be available online on our school official website www.sjcsitarc.com from Tuesday 26th of December 2023. Streams offered for class 11th Science, Commerce and Arts. Subjects offered PE, IP, AI, Fine Arts, Marketing, Applied Maths. So stay tuned. St. Joseph Convent Higher Secondary School, Itarsi. Wish you a happy Christmas and prosperous. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो हेल्थ न्यूज। सालों तक शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों को शहर से बाहर और भीतर आवागमन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सोना सावरी रेलवे गेट पर रेल विभाग के द्वारा टी आकार वाले ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते इस रेलवे गेट से आवागमन पूर्णतः बंद कर दिया गया है। हालांकि आगामी समय में आवागमन की बेहतर सुविधा के साथ आम नागरिकों को शहर में दूसरा ओवरब्रिज मिल सकेगा।
शहर से सटे सोनासावरी ग्राम के अंतर्गत आने वाले रेलवे गेट पर कुछ माह से रेलवे विभाग के द्वारा आवागमन की बेहतर सुविधा के नजरिए से आम नागरिकों को एक अतिरिक्त विकल्प आवागमन के लिए उपलब्ध कराए जाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि इस निर्माण के चलते सोनासावरी रेलवे गेट से कुछ समय से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन से जुड़ी समस्या का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन आगामी समय में आवागमन की सुविधा के लिए एक बेहतर विकल्प उन्हें टी आकार के ओवरब्रिज के रूप में सही मिल सकेगा। सूत्रों की माने तो रेल विभाग के द्वारा सोनासावरी रेलवे गेट पर 90 लाख की लागत से टी आकार का ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक मार्ग सोनासावरी ग्राम की ओर और दूसरा मार्ग न्यास कॉलोनी की तरफ और तीसरा मार्ग खेड़ा क्षेत्र में मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। फिलहाल इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते ठेकेदार के माध्यम से तेजी से कार्य कराया जा रहा है, जिससे कि जल्द ही इस ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण किया जा सके और आम नागरिकों के लिए आवागमन की सुविधा मिल सके। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से अनेक ग्रामों के ग्रामीणों के साथ ही इटारसी शहर के लिए सोनासावरी रेलवे गेट आवागमन का एक प्रमुख विकल्प रहा है और कुछ समय बाद फिर एक बार यहां बनाया जा रहा ओवरब्रिज सीडी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन की महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगा। 2 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा का नगर इटारसी में आगमन हो रहा है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की उपस्थिति में सुबह 10:30 बजे देवी मंदिर के सामने पुरानी इटारसी से प्रारंभ होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे पीली बिल्डिंग के पास भगत सिंह नगर में यात्रा पहुंचेगी। इसी तरह 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मुस्कान संस्था एवं दोपहर 2 बजे जय स्थल चौक पर यात्रा का कार्यक्रम होगा। फ्रेंड्स चर्च की महिला समिति द्वारा शासकीय अस्पताल पहुंचकर कंबल वितरित किए गए ताकि मरीजों को ठंड से बचाव हो सके। इसके अलावा हरियाली को बचाने पौधे भी भेंट किए गए। एसोसिएशन द्वारा जो भी हमें चीज़ें प्रदान की जा रही है, जिसमें खासकर कंबल है जो बच्चों के काफ़ी उपयोग आएंगे। ठंड का मौसम भी है और जहाँ तक प्लांट का है तो ग्रीनरी हमारे संस्था के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्वस्थ वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लांट भी हमारे बहुत काफ़ी काम आएंगे और हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह का डोनेशन हमारे संस्था को चलता रहे। माता शाकंभरी के भक्तों का ग्रुप शाकंभरी परिवार ने सोमवार को नववर्ष के पहले दिन श्री दुर्गा मंदिर सूरजगंज में मंगल पाठ कर शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में विराजी माता शाकंभरी देवी के यहाँ भी बड़ी संख्या में भक्त हैं। नए साल के उपलक्ष्य में शाकंभरी परिवार ने मंगल पाठ करके देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि की मंगल कामना की। 1 जनवरी से अभिमन्यु बस्ती के वार्ड 14 के श्री दुर्गा मंदिर क्षेत्र में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण के लिए श्री राम की नगरी अयोध्या से आए पूजित अक्षक को घर घर निमंत्रण देने का पुनीत कार्य प्रारंभ हुआ। साथ ही 22 जनवरी को हर घर दीपक जलाने का आह्वान किया गया। न्यूयॉर्क स्थित डीजे शेड में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज की मंडली सहित अन्य सामाजिक सदस्यों ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ किया। समापन पर प्रसाद वितरण भी किया गया। न्यूयॉर्क स्थित डीजल शेड में कर्मचारियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। नववर्ष के मौके पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यह आयोजन डीजल शेड में पदस्थ कमल किशोर पटेल द्वारा सेवानिवृत्ति के मौके पर किया गया, जहां ब्राह्मण समाज के सुंदरकांड मंडली एवं अन्य सामाजिक लोगों ने मिलकर संगीत में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर आरती की। समापन अवसर पर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल में संत हिरदाराम नगर निशातपुरा के मध्य तीसरी रेल लाइन के कार्य के संबंध में निशातपुरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। कार्य के दौरान इस मार्ग की कुछ गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 19713 जयपुर कर्नूल सिटी एक्सप्रेस 13 जनवरी को, गाड़ी संख्या 19714 कर्नूल सिटी जयपुर एक्सप्रेस 8 जनवरी एवं 15 जनवरी, गाड़ी संख्या 19313 इंदौर पटना एक्सप्रेस 10 एवं 15 जनवरी, गाड़ी संख्या 19314 पटना इंदौर एक्सप्रेस 10 एवं 12 जनवरी, गाड़ी संख्या 19321 इंदौर पटना एक्सप्रेस 13 जनवरी को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से होते हुए गंतव्य को जाएगी।
इसी प्रकार गाड़ी संख्या 19-322 पटना इंदौर एक्सप्रेस 15 जनवरी, गाड़ी संख्या 14-320 बरेली इंदौर साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 जनवरी, गाड़ी संख्या 14-319 इंदौर बरेली साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 जनवरी, गाड़ी संख्या 12-720 हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस 8 एवं 10 जनवरी को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलकर गंतव्य को जाएगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 12-719 जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस 10 जनवरी एवं 12 जनवरी, गाड़ी संख्या 17-019 हिसार हैदराबाद एक्सप्रेस 13 जनवरी, गाड़ी संख्या 17-020 हैदराबाद हिसार एक्सप्रेस 16 जनवरी, गाड़ी संख्या 22-175 नागपुर जयपुर एक्सप्रेस 11 जनवरी एवं गाड़ी संख्या 22-176 जयपुर नागपुर एक्सप्रेस 12 जनवरी को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर निर्धारित मार्ग की बजाय परिवर्तित मार्ग से होते हुए गंतव्य को जाएगी। यात्री असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी लेकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। घाटली ग्राम निवासी एक युवक के साथ इसी गांव में रहने वाले आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने पथरौटा थाने में की है। समीपस्थ ग्राम घाटली निवासी 38 वर्षीय राजेश पिता रामदास वर्मा और इसी गांव के विशाल मेहरा के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना गहरा गया कि बीती रात आरोपी विशाल ने राजेश के साथ गाली गलौज करने लगा। जब राजेश ने उसे गाली देने से रोका तो आरोपी ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल ने पथरौटा थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं फिर मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ नागरिक मंच का 25वें स्थापना दिवस समारोह संपन्न। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित। ऑटो नहीं चलने से ग्राहक भी परेशान, हड़ताल से यात्रियों को हो रही परेशानी। ट्रकों के साथ ही बस और ऑटो चालकों ने भी खड़े किए वाहन। 2 माह में 2,26,041 यात्रियों ने किया यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग। रेलवे को 45 लाख का मिला राजस्व। मंदिरों में मत्था टेक कर किया गया नव वर्ष का स्वागत। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। वैश्विक नव वर्ष सन 2024 जो हमारे सामने उपस्थित है और सन 2024 सभी जनमानस के लिए सुखपूर्वक, ऐश्वर्यपूर्वक, समृद्धिपूर्वक सफलताएं दे, ऐसी कामना हमारी है। यह वर्ष हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत सुखद है, क्योंकि भगवान श्री राम का अयोध्या में जो भव्य भवन निर्माण हुआ है, देवालय का निर्माण हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा इस नव वर्ष में हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्राप्त हो रही है और अत्यंत सौभाग्य का विषय है। हम नए वर्ष की इस श्रृंखला में 12 जो राशियाँ हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों पर प्रकाश डालेंगे कि आने वाला यह वर्ष इन 12 राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, किन के लिए सुख समृद्धि युक्त होगा, किन के लिए अत्यंत कठिनाई और परिश्रम के साथ जीवन व्यतीत करना होगा। सभी राशियों पर हम विविध तरीके से अपने विवेचन को लेकर के आए हैं। साथ में हम वास्तु संबंधित जो विषय है कि चारों दिशाओं का वास्तु किस तरीके का होना चाहिए
और उससे होने वाले शुभ और अशुभ फल की कैसी हमको प्राप्ति होती है। आइए हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातक जो हैं इनको कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। इस वर्ष में स्वास्थ्य लाभ होगा। अप्रैल जून में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नवंबर और दिसंबर जो माह है उसमें उतार चढ़ाव भरी स्थिति रहेगी। इस वर्ष भूमि भवन के अच्छे संकेत हैं। स्थायी संपत्ति के संकेत हैं। पारिवारिक स्थिति मध्यम रहेगी। स्वास्थ्य में मधुमेह संबंधित या दर्द संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साल भर श्री गणपति जी की आराधना करें, भगवान सूर्य की उपासना करें। आपका शुभ रंग होगा लाल और संपूर्ण वर्ष आपका मंगलमय व्यतीत होगा। इसी के साथ हम अगली राशि पर जाते हैं। तो अगली राशि है वृषभ। इस वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदायक है। शुरुआत में 2 महीने थोड़े संघर्षपूर्ण होंगे। उसके बाद मनोकामनाएं पूर्ति सितंबर के बाद से संभव होने लगेगी। यात्राएं आपकी लाभप्रद रहेंगी। स्वास्थ्य मध्यम होगा। अनायास धन की प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में दिख रहे हैं। इस वर्ष आपको अनायास अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। सफलताएं, पदोन्नति, व्यवसाय में अच्छे लाभ अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है। घर परिवार में मांगलिक कृत्य होंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधित जो है उसमें उदर विकार से संबंधित समस्या हो सकती है। और साल उत्तम बनने वाला है। भगवान शिव की आप आराधना करें। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और साथ में सफ़ेद भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। अब अगली राशि आती है मिथुन। मिथुन राशि के जो जातक हैं वह साल भर उतार चढ़ाव आपकी कुंडली में बना होगा। व्यवसाय, राजनीति में शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अप्रैल मई के बाद सुधार आने के अच्छे अवसर हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। नई पुरानी संपत्ति से लाभ होगा। यह वर्ष अधिक यात्राएं कराएगा और सारी यात्राएं आपकी लाभप्रद होंगी। अब हम बात करेंगे कि वास्तु, क्योंकि वास्तु जो है घर का वास्तु, दुकान का वास्तु, व्यवसाय का वास्तु, यह मानव जीवन के सुख कारक होने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो वास्तु में भी हमारे यहाँ पर 4 दिशाओं का वर्णन है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन चारों कोणों को व्यवस्थित रखने पर हमारा जीवन अत्यंत समृद्धशाली, सुख एवं संपत्तिदायक हो जाता है। हम बात करेंगे कि जो कोण होते हैं, जैसे ईशान का जो कोण है जिसको हम कहते हैं घर के उत्तर और पूर्व का जो कोना है उसको ईशान्य कोण कहा जाता है। विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि ईशान्य कोण में कभी भी कचरा इकट्ठा करके ना रखें। यह आपके लिए दुख कारक होगा और आपके यहाँ पर अचल संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती और वहाँ पर वजन रखना भी आपके लिए कष्टकारक होगा। कभी भी ऐसी जगह पर सूखे पेड़ को ना रखें, सूखे हुए गमले ना रखें, सूखे हुए वृक्ष, पेड़ों के वृक्ष की फोटोएं ना लगाएं। टॉयलेट आदि का निर्माण भी इस दिशा में करना उचित नहीं होता। इस कोण को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर देवालय, जल स्थान, जल पात्र और नल संबंधित या जैसे छत पर टंकी, इस प्रकार की चीज़ें जल से संबंधित वस्तु का यहाँ पर रखना शुभकारक होता है और यह अत्यंत प्रभाव के साथ में अपना कार्य करता है। ईशान्य कोण जो है भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर कलश में जल भर करके प्रतिदिन रखने से हमारे यहाँ पर शांति और सुखता प्राप्त होती है। घर में कलह नहीं होती और सभी प्रकार से समृद्धता हमको प्राप्त होती है।
अब हम बात करेंगे, अगली राशि हमारे यहाँ पर आती है कर्क राशि। इस कर्क राशि वाले परोपकारी होंगे और परोपकारी भावनाओं से दूसरों का सदैव भला करते रहेंगे। इससे इनको लाभ भी होगा। जुलाई अगस्त तक अपना समय मंगलमय होगा। व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी हैं। जो प्रतियोगी लोग हैं उनको सफलता के अच्छे अवसर हैं। जो प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं उनके लिए अत्यंत शुभ अवसर हैं। पारिवारिक माहौल सामान्य होगा। मनमुटाव की स्थिति आपस में बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में या अन्य रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी राशि में शनि की अड़ियाँ चल रही है। इसके कारण दिक्कतों से बचने के लिए शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्वयं भी जाप करें और किसी ब्राह्मण के द्वारा भी कराएं। पीपल पर जल चढ़ाएं। शनिवार के दिन विशेष रूप से दीपक रखें, वहाँ पर तिल का दान करें। यह उपाय करने से आपको संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी और आपके ग्रह जनित जो भी दोष हैं उनका शमन हो जाएगा। आपका शुभ रंग सफ़ेद होगा और साथ में आप गुलाबी भी उपयोग कर सकते हैं। अगली राशि होगी सिंह। आइए हम सिंह राशि पर बात करते हैं। सिंह राशि वाले जातक जो हैं इनको अत्यंत मेहनत करना होगा, तभी उनको सफलता प्राप्त होगी। आने वाला वर्ष संतान पक्ष को मजबूत करता है और इस वर्ष पर्याप्त धन आय की संभावनाएं हैं। मई जून में व्यवसाय में अधिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो सर्विस क्षेत्र में है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनको पदोन्नति की संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। वाहन भवन से लाभ होगा। अनावश्यक व्यय को कम करें या अनावश्यक व्यय आपको आगे चल करके अच्छे संकेत नहीं देता है। यात्रा के अच्छे योग हैं। कुछ मानसिक तनाव आपको बना रहेगा और इस मानसिक तनाव के साथ में आपको शारीरिक पीड़ा भी होने की संभावना है। आने वाले वर्ष में आप श्री हनुमंत लाल जी की आराधना करें जो आपको अति सुखकारक होगी और सूर्य की आराधना भी आपको मंगलमय होगी। आप पुखराज धारण कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग होगा लाल, साथ में आप हरे रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अगली राशि पर चलते हैं हम। अगली राशि है कन्या। इस वर्ष कन्या राशि को बृहस्पति की कृपा सारे वर्ष प्राप्त है और बृहस्पति की कृपा जिसको प्राप्त होती है कहते हैं उसको सारी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। मई जून में यात्रा की अच्छी संभावनाएं हैं और स्थानांतरण के अगर विचार आप बना रहे हैं तो इस वर्ष में स्थानांतरण के भी अच्छे योग हैं। मांगलिक कार्य की संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। कड़ी मेहनत से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे आपकी कुंडली में योग है। आपका भाग्य अंक जो है 9 है। आप संपूर्ण रूप से भगवान शिव की आराधना करें और चतुर्थी का व्रत करें, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। आपका शुभ रंग होगा हरा जो आपको समृद्धिदायक होगा। अब आगे बात करते हैं हम कि जो कोण हमारा अग्नि कोण है जिसको हम कहते हैं पूर्व और दक्षिण का कोना, यह पूर्व और दक्षिण का कोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष करके लकड़ी संबंधित फर्नीचर संबंधित वस्तुएं यहाँ रखना चाहिए और लकड़ी का रंग जो लकड़ी का रंग होता है उस रंग से आप दरवाज़ों को पेंट कराएं। उस रंग का इस कोने में अधिक उपयोग करें तो यह कोना आपके लिए शुभता प्रदान करने लगता है। इलेक्ट्रिक आइटम जो है, इलेक्ट्रिक संबंधित कोई भी आइटम है जैसे मीटर है, मिक्सी है या घरेलू जो भी उपकरण है, इनको इस स्थान में रखने पर लाभ की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं नहीं होती। सीढ़ियाँ इस कोण में रखना मध्यम होता है। रसोई घर यहाँ पर बनाना अति उत्तम माना गया है। अग्नि संबंधित कोई भी कार्य करते हैं या बिजली संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको अग्नि कोण में इस कार्य को करना अत्यंत लाभप्रद है। इसलिए अग्नि संबंधित या विद्युत संबंधित कोई भी कार्य आप करें तो आप अग्नि कोण का हमेशा उपयोग करें। अब आगे बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की।
यह वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होगा और कितना शुभदायक होने वाला है। इस राशि वालों को अष्टम गुरु के कारण व्यापार में वृद्धि के अच्छे योग हैं। समृद्धि कारक यह वर्ष है। अगस्त और सितंबर में आपको विशेष लाभ के योग बनते हैं। वाहन सुख की अच्छी स्थिति है और मार्केट में, बाजार में अच्छे लाभ, निवेश की स्थिति है। इस वर्ष सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके बढ़ोतरी होगी। मांगलिक कार्यों में धन व्यय होने की संभावनाएं अधिक हैं। संतान की ओर से लाभ होगा। मई जून विशेष लाभकारी होने के संकेत हैं। गणेश जी की आप आराधना करें, वृक्षारोपण करें, यह आपके लिए अत्यंत शुभप्रद होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा सिल्वर, नारंगी, और आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, यह आपके लिए अत्यंत मंगलदायक होगा। अब वृश्चिक राशि पर हम लोग आते हैं। इस वर्ष आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए सामान्यतः मिला जुला फल बता रहा है। प्राप्ति के, धन प्राप्ति के, विद्या प्राप्ति के, वाणिज्य प्राप्ति के अच्छे अवसर हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में पदोन्नति के अच्छे चांस हैं। मई जून में मतभेद, तनाव कुछ बढ़ सकता है अपनों के बीच में, परिवारजनों के बीच में, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मई और जून के माह में पुराने रोग उभरने से हानि होने की संभावना है, इसलिए अपने शरीर का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संतान पक्ष को लाभ की संभावनाएं हैं और घरेलू तनाव आपको परेशान कर सकता है। अक्टूबर नवंबर में रोग से आप मुक्त रहेंगे। भगवान शिव की पूजन आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। पीले वस्तुओं का और पीले पुष्पों का दान करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी। आपका शुभ रंग होगा नारंगी और सफ़ेद, आप इसको धारण कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज की धनु राशि पर। इस धनु राशि के जातकों को राहु के प्रभाव से भ्रमित होने की स्थिति बनेगी। यह निर्णय नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं असमंजस बना रहेगा। चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है जो यह वर्ष बना करके रखेगा। भ्रम जो होता है, भ्रम की स्थिति बनाएगा। व्यवसाय में अच्छे लाभ की स्थिति है। फरवरी मार्च मध्यम होगा। भूमि से लाभ संभावना है। सुख सुविधाएं नवंबर के बाद फलीभूत होंगी। संतान के प्रति चिंता की स्थिति है और मधुमेह, पाठ संबंधित रोग कष्टप्रद हो सकते हैं। सुंदरकांड का आप पाठ करें और सुनहला पुखराज धारण कर सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए मिला जुला सामान्य रूप से अच्छा फल देने वाला है। आपका शुभ रंग होगा लाल। आप भगवान हनुमान जी की आराधना के साथ सुंदरकांड का पाठ करें, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। अब वास्तु के अनुसार जो है अगला कोण आता है हमारा दक्षिण और पश्चिम का, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। इस कोने में हमेशा सीढ़ियां बनाना सर्वथा उत्तम माना गया है। गड्ढा इस जगह पे कदापि ना करें। सेप्टिक टैंक का या आदि किसी भी चीज़ का गड्ढा यहाँ पर करने से आपको बहुत कष्ट होने की संभावना है और घर में मांगलिक संकट आने के भी संकट होते हैं। वजन इस जगह पर कभी ना रखें। इस जगह को सदैव साफ सुथरी रखने का प्रयास करें। उत्तम स्थान अलमारी इसी कोने में रखना चाहिए। जो धन संबंधित है या वित्त संबंधित कोई भी वस्तु है, इस कोने में रखना अत्यंत लाभकारी होगा और शुभ माना जाएगा। इस कोने में सदैव आप अपने रुपए, पैसे, जेवर, गहने और भूमि भवन संबंधित कागजात इस कोने में आप रख सकते हैं। यह कोना इन सब के लिए अत्यंत शुभप्रद है और रंग भूरा इस कमरे का होना चाहिए या ग्रे कलर भी आप इस कमरे का करा सकते हैं। और मालिक के लिए यह कोण शयन के लिए अत्यंत उत्तम होगा। अगर घर का मालिक इस कोने में शयन कक्ष बनाता है तो उसके लिए अत्यंत लाभप्रद है। इस कोने में मोरपंख अवश्य रखना चाहिए जो संपूर्ण दोषों का शमन कर देते हैं।
अब बात करेंगे हम मकर राशि की। अगली राशि हमारी होती है मकर। मकर राशि के जातकों के लिए व्यापार में अच्छे लाभ के संकेत हैं और धन प्राप्ति के भी अच्छे संकेत हैं। व्यापार में कुछ बचाव की संभावना आवश्यक है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं कहीं ना कहीं आपको व्यावसायिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में व्यवसाय में लाभ होने के अच्छे योग बन रहे हैं और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। जीवन साथी का सहयोग भरपूर प्राप्त होगा और यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सफलतादायक होने वाला है। संतान की थोड़ी चिंता होगी, लेकिन आगे चल करके यह चिंता आपकी समाप्त होगी और उसमें अच्छे संकेत आपको प्राप्त होंगे। पेट संबंधित समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, साथ में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। संक्रामक रोग के संकेत आपके लिए मिल रहे हैं। उड़द तेल का शनिवार को दान करें। भगवान श्री भैरव जी की उपासना करें। शुभ रंग होगा आसमानी। सफ़ेद भी उपयोग कर सकते हैं, नारंगी भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगली राशि पे हम जाते हैं, जिसको कहते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को यह वर्ष मंगलमय होने वाला है। अच्छे योग हैं, प्रतिष्ठा के योग हैं, धन धान्य सुख समृद्धि के योग हैं। अप्रैल और मई में कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी, किंतु सामान्यतः वह समस्याएं और आपको अच्छे संकेत प्राप्त होने वाले हैं। स्थानांतरण की संभावनाएं नौकरी पेशा वालों के लिए बनेंगी। शनिवार के दिन उड़द का दान करें। शुभ रंग आपका नीला होगा। भगवान शनि और भगवान हनुमान जी की आराधना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाली होगी। अब आते हैं हम मीन राशि पर। इस राशि के जन्म चक्र में राहु शनि का प्रभाव है और जो लाभ दिलाने वाला भी व्यतीत होगा। प्रारंभता इसकी दुष्प्रभाव से है, लेकिन आगे चल करके यह अत्यंत शुभ फल प्राप्त कराने वाला है। व्यापार में तो अच्छे लाभ हैं। अधिकारी वर्ग से सहयोग से आपको अच्छी संभावनाएं बन रही है। साझेदारी में मनमुटाव की संभावना है। कोई भी पार्टनरशिप या साझेदारी संबंधित कोई भी कार्य आप न करें, ऐसा जोखिम ना उठाएं जो आपके लिए आने वाले वर्ष में कष्टप्रद हो। स्थायी संपत्ति अच्छी बनेगी, इसके बढ़िया योग हैं। वाहन आदि की बढ़िया संभावनाएं हैं। सितंबर अक्टूबर में आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है, जमीन की प्राप्ति हो सकती है। इसके मिलने के बड़े अच्छे उत्तम योग हैं। संतान को लाभ है, संतान सुखी है। मई जून का जो माह है, इसमें मांगलिक प्रसंग की संभावनाएं आपके परिवार में बनती है। व्यापार हेतु कहीं दूर जाने के योग हैं। आपका व्यापार समृद्धवान होगा। कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आप भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करें, लक्ष्मी जी की आराधना करें। यह आपके लिए अत्यंत उत्तम होगा। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में रंग होगा नारंगी और पीला रंग भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह हमारी 12 राशियों पर आज की विवेचना रही। आने वाला जो 2024 वर्ष जो है, यह अत्यंत सुखता और मांगल्यता लिए हुए है। अगला क्रम है हमारा वास्तु का जो अंतिम छोर है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वास्तु का अंतिम छोर जिसको कहते हैं वायव्य कोण, यह कोण जो है उत्तर और पश्चिम के कोने में प्रतीत होता है, यहाँ पर आता है। इस कोने को शुभ रंग सफ़ेद या पीले से आप इसको पुतवा दीजिए। यहाँ पर जो भी कमरा है वह भी आप पुतवा सकते हैं। और यहाँ पर नीला रंग थोड़ा बहुत होना आवश्यक है। कोई नीली वस्तु भी आप वहाँ रखेंगे तो भी उसका प्रभाव वो करेगी। यह कक्ष अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए रुकने के लिए अच्छा माना गया है। उच्च पद प्राप्ति के लिए या ऑफिस के लिए आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर अध्ययन के लिए आप इस कक्ष को चुनेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यह अध्ययन के लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए
और अगर आप कोई ऑफिशियली काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर संबंधित या कोई फाइल संबंधित, तो आप इस कोने में बैठ करके इसको अध्ययन कक्ष बनाते हैं तो यह अत्यंत लाभकारी होगा। यहाँ पर आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं, भोजनालय की उत्तम व्यवस्था भी यहाँ पर कर सकते हैं। भोजन करने के लिए यह कक्ष अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यहाँ पर आप अपना निस्तार के लिए जो बाथरूम है, बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं। स्नानगार यहाँ पर आप निर्माण करें, वह भी अत्यंत सुखप्रद होगा। और यहाँ पर आप बहते हुए झरने का चित्र लगाएं कि जो मानव जीवन में सतत निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि कराता है। इसके लिए आप अगर बहते हुए झरने का चित्र लगाते हैं तो यह कोण आपको जरूर सुख समृद्धि और ऐश्वर्यता प्रदान करता है। यह रहा हमारा वास्तु और 12 राशियों पर शुभ और अशुभ होने वाला 2024 का फल। हम सभी कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलमय हो। माँ जगदम्बा सभी पर कृपा बनाए रखे, सभी लोग स्वस्थ हों, निरोगी हों, दीर्घायु हों। आपकी संपूर्ण कामनाएं ईश्वर पूर्ण करे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ आपको जय श्री राम।